नमस्कार, नेशन नाउ पर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स और रिलेटिव्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जरा देखिए नज़ारा आपके सामने हरियाणा का। यहाँ पर कुछ और ही तरह का मेहनत हो रहा है। मेहनत यहाँ अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने में हो रहा है। मेहनत अपने बच्चों को नकल कराने में हो रहा है। आप भी देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो। और आप देख सकते हो कि दीवारों पर चढ़कर, खिड़की पर लटक कर, बेखौफ होकर, झुंड बनाकर पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर यहाँ नकल करवाई जा रही है। मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा राज्य का ये हाल दिख रहा है। जी, और मंदार, हैरान करने वाली बात तो ये है कि वीडियो में आप साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस के सामने ही लोग जो है पर्चियाँ फेंक रहे हैं। पर्चियों का आदान प्रदान जो है किया जा रहा है। तनिक भी भय नहीं है ने कि प्रशासन का या पुलिस का इतने बेखौफ हो गए हैं कि धारा 144 यानी सेक्शन 144 के लागू होने के बाद भी परीक्षा सेंटर के बाहर जमा होकर खुलेआम नकल करवा रहे। देखिए उस वीडियो को जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए, इसी पर जवाब मांगने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे पैनलिस्ट। रमन मलिक बीजेपी के प्रवक्ता है, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, और फिरोज बख्त अहमद जो कि एक एकेडमिशियन है, जो कि शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। और इन सब से हम आज ये सवाल पूछेंगे, किस तरह हरियाणा में हालात इतने बिगड़ गए, कैसा ऐसा हो गया कि अब जो है अकल पर नकल भारी पड़ने लगा है। शुरू करेंगे विक्रम सिंह आपसे। देखिए हरियाणा में क्या हालत है। यहाँ पर न सिर्फ नकल कराया जा रहा है, परिवार वाले नकल करवा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन को सेक्शन 144 लागू करना पड़ा है। उसके बावजूद जो है दीवार पर खड़े होकर, दीवारों पर खड़े हैं, खिड़की तक जा रहे, पर्ची फेंक रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कविता जी, मंदार जी, नमस्कार। मैं क्या बताऊं, हरियाणा तो अपनी साफगोई के लिए, ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और इस पूरे इकोसिस्टम में ऐसा कोई अंश ढूंढना मुश्किल है जो कि इसमें शामिल नहीं हो। वो चाहे स्कूल प्रशासन हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बच्चे हो, पुलिस विभाग हो, स्कूल मैनेजमेंट हो और शिक्षा विभाग हो, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। और जिस बेशर्मी के साथ ये नकल हो रही है, मैं तो पुलिस को भी दोष दूंगा कि वो मूक दर्शक बने बैठे रहे और धारा 144 लगी रही। आपने कंट्रोल रूम से अतिरिक्त फोर्स नहीं मंगाया, अपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया, और जो नकल करा रहे हैं, जो भी कारण हो, ये देखिए सामान्य अपराध नहीं है, ये कविता जी संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और जहां जहां भी देश में इस प्रकार के संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अनावरण हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, उसमें यह देखा गया है कि बहुत लंबी धनराशि लेकर के, रिश्वत लेकर के नकल कराई जाती है। यहां पर मुझे टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई पड़ रही है, वरना उत्तर प्रदेश में जब नकल होती थी संगठित तरीके से, तो वहां टेक्नोलॉजी, वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल सिस्टम्स और ऐसे ईयरफोन्स जिसके लिए कि कान को देखने के लिए जो कान के आले होते हैं उसको लगा करके वो गैजेट्स निकाले गए थे। ये नकल की एक भयावह स्थिति है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में हूं, ऐसे बच्चे पास होके आते हैं मंदार जी, उनसे पूछिए आपने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, शेक्सपियर की स्पेलिंग बता दीजिए, तुमको शेक्सपियर की स्पेलिंग नहीं मालूम। किस प्रकार के हम युवा तैयार कर रहे हैं, अत्यंत चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, सवाल यही आता है कि एक तो हमें हैरानी इस बात की है कि अगर कोई परीक्षा है, परीक्षा सेंटर है, तो 144 की धारा लगाने पर क्यों तुली हुई है पुलिस अपना पहरा क्यों नहीं इतना सख्त कर सकती है? 144 लगाना मतलब बहुत ही हैरानी की बात है। हाँ, देखिए मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ आपको। मैं विक्रम सिंह जी को सुन रहा था, जो उन्होंने बातें कही बिल्कुल देवर बैंग ऑन टारगेट। लेकिन मेरे देखिए एक समझ में ये नहीं आता कि क्यों नहीं हम माइंडसेट इन बच्चों का इस तरह से पहली जमात से क्रिएट करते हैं कि भाई जो करना है अपनी मेहनत से करिए, अपने दिमाग से करिए। द बेस्ट हेल्प लाइज एट द एंड ऑफ योर आर्म। मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूँ।
तो हमारे ये मेरे ये समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे हमारे यहाँ टीचिंग सिस्टम है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग सिस्टम्स हमारे पास है, तो फिर क्यों नहीं हम ऐसी खेप निकालते टीचर्स की, वो बच्चों को ये समझाएं कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर नकल करके बच्चे आगे पहुंच भी गए तो आगे कहीं अटक सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशंस, जो हाई क्वालिटी एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो बड़े लेवल के एग्ज़ामिनेशंस हैं, वहाँ तो नकल करके पास नहीं हो सकते। तो देखिए ये तो एक पूरा एक सिस्टम है। पिछले साल भी इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछले साल भी पेपर लीक हुए, सब हुआ क्या हुआ, और काफ़ी उस पर शायद मंथन किया गया, लेकिन अफसोस का मौका है कि फिर यही चीज़ बार बार आ रही है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। मैं आपके चैनल से अगर मेरा मैसेज जा रहा है, जो भी इसके सर्वे सर्वा जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको यही कहूँगा कि शुरू से ही, नर्सरी से ही इस तरह का पैगाम लेकर चलें इन बच्चों के लिए कि अगर आप नकल करेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, यू विल बी जस्ट पैटी मीडियोकर्स। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस पैगाम को न सिर्फ टीवी चैनल से, बल्कि आप कुछ सिस्टम ऐसा बनाइए कि क्लासेस के अंदर, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल जो हैं और जो लोग स्कूल के अंदर काउंसलिंग करते हैं, वही बच्चों को शुरू से, अब देखिए कितने बड़े भयावह है ये जो है सीन है कि आप चढ़ के ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के और कहाँ चढ़ करके और नकल करा रहे हैं। ये नकल जो है ये बिल्कुल गलत चीज़ है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में। अब मैं एक बात को कह के बात को पूरा करता हूँ। आपने कहा कि शेक्सपियर की स्पेलिंग, अरे साहब शेक्सपियर तो बहुत मुश्किल स्पेलिंग है, बड़े बड़े जवाब नहीं दे सकते। उनको तो ये नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये चीज़ें भी बच्चों को नहीं पता, छोटी छोटी चीज़ें। तो ये तो शेक्सपियर की स्पेलिंग तो बहुत आगे आप पहुँच गए। तो मैं यही दुआ करूँगा, खुदा से दुआ करूँगा कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना प्यारा मुल्क है, उसका एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसा ही प्यारा बना दीजिए जैसा हमारा मुल्क है। जी, रमन मलिक हमारे साथ जुड़ रहे। रमन मलिक, ये बताए कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए हरियाणा में कि आपको 144 की धारा लागू करनी पड़ी सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर कोई किसी तरह का हिंसा नहीं हुआ है, बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चे 144 लागू करना पड़ा आपको, उसके बावजूद यहाँ खुलेआम नकल हो रहा है। बताइए कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए हरियाणा की शिक्षण प्रणाली में। हालात बिगड़े नहीं हैं, मैं ये मानता हूँ हालात थोड़े से सुधरे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2015-2016 में ये प्रणाली चल रही थी और आज जो उसकी हालत है, मैं सोचता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उससे कुछ रिडक्शन है। सिस्टम में जो चेंजेस हम लाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो हम सिस्टम में बदलाव स्थापित कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं और वो सकारात्मक हैं। मैं ये मानता हूँ और ये मैंने पहले भी देखा हुआ है कि जिस प्रकार का यहाँ पे पहले सिस्टम चलता था, उस सिस्टम में ये बहुत एक व्यापक कार्रवाई थी, लेकिन आज के समय पे जिस प्रकार से चीज़ों में परिवर्तन लाया गया है, मानसिकता में परिवर्तन लाया गया है, इसमें अभी हमारे को एक जो बहुत बड़ा काम करना है वो है जो इनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ भी उनका भी मानसिकता चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें ये भी पाया कि बहुत सारे अभिभावक अपने आप के साथ लगे हुए हैं और वो बढ़ावा दे रहे हैं। बात करते हैं, लेकिन ये बताएं, आपने कहा कि सिस्टम में कुछ सुधार आपको नजर आ रही है, प्लीज हमें समझाएं कि इस सिस्टम में आपको क्या सुधार दिख रही है। आपको एग्जाम करवाने, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सेक्शन 144 लागू कराना पड़ा, उसके बावजूद मैं आपको समझाता हूँ मैडम, मैं आपको समझाता हूँ और चिट फेंक रहा अंदर, आपको समझाता हूँ मैम, आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा सुधार है, आप थोड़ा सा संयम रखें और सुनने की चेष्टा करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये एक बहुत बड़ा रोग हमारे प्रदेश में था जिस समय हमने सरकार बनाई। उस समय सबसे बड़ा काम ये होता था कि जी दो चीज़ें यहाँ चलती थी, एक तो ये चीटिंग का मापदंड और दूसरा ग्रेस मार्क्स का घोटाला। इन दोनों को हमने कम करने की तरफ उस समय 2015 के जब रिज़ल्ट आए और हमने ये देखा, तो तब से इसके ऊपर आदरणीय रामविलास जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने काम करना शुरू करा और उसका रिज़ल्ट हमारे को ये दिखा पहला कि जब हमने पहली बारी इसके ऊपर वार करा, तो जब हमने ग्रेस मार्क्स हटाए तो 25% रिज़ल्ट कम हो गया। तो
उसको भी हमने देखा। उसके बाद जिस तरीके से चीटिंग होती थी, आज ये सिर्फ एक छोटे से एरिया में रह गई है। कुछ एक जो बड़े सेंटर्स थे उन सबको हमने ख़त्म करा है, बड़े सेंटर्स के अंदर हमने ख़त्म करा है। इवन इसके लिए 270-80 मामले हमने रजिस्टर करे हैं। 6 सेंटर्स के ऊपर हमने दोबारा एग्जामिनेशन का करा है, 4 लोगों को निकाला है, और हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने लानी है विचारधारा में कि चीटिंग करके आप बच्चे का बेस, बच्चे की नींव नहीं बना सकते। सबसे बड़ी हमारे साथ जो तकलीफ़ जो हम लड़ रहे हैं जिसके खिलाफ, उसको भी आप लोगों को के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि हरियाणा बोर्ड का पास करा हुआ बच्चा गुड़गांव के अंदर जहां फॉर्च्यून 500 है, ही इज़ नॉट अ प्रेफर्ड एम्प्लॉय। जी बिल्कुल। वो जो एक सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए है, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी कंपनियां हैं और हमारे प्रदेश के बच्चों को वहाँ नौकरियां नहीं मिलती। एक स्टैंडर्ड कम है एजुकेशन का, समझ लीजिए, या जो मर्जी कह लीजिए। तो इसको हमको ठीक करना है, हम उसमें लगे हुए हैं साहब जी। आप लगे हुए, आपका कहना है लगातार आप कह रहे हो कि आपने कुछ सुधार लाए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में कम से कम हमें सुधार नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2016 में 3504 इस तरह के रजिस्टर्ड मामले स्टेट बोर्ड में उजागर हुए थे, और उस 2017 में 7000, उससे दुगना लगभग मामले सामने आए थे। तो सुधार कहाँ हो रहे, ये वाली बात है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा विक्रम जी आपको भी यही पूछना है हमें। सवाल करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे सुधार हो रहा है। एक सेकंड रमन जी, रमन जी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। रजिस्टर होना, रमन जी एक सेकंड, आपको सवाल करेंगे, आपको बात करने के लिए मौका भी मिलेगा। पहले समथिंग वाज ब्रश्ड अंडर द कारपेट, आज वो कारपेट के अंदर ब्रश नहीं हो रहा। वो चलो ठीक है, मान लिया एक्सेप्टिंग एक गलती। ठीक है, आप कह रहे हो कि वो पहले वही बात, कहानी वही है कि आपका कहना है कि पहले बहुत ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है। लेकिन विक्रम जी, सवाल यह है कि क्या इस ऐसी घटनाओं से, और खास करके आज की तारीख में जहां सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, वीडियोस हर जगह बनते हैं, ऐसे वक्त ये इस तरह के अगर कारनामे किए जाते हैं, लोग खुलकर अपने अभिभावक को मदद करने के लिए वहां तक पहुंचते हैं, और खास करके युवा लोग वहां पहुंच रहे हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, आपको ये नहीं लगता है कि इससे पूरा राज्य बदनाम होता है? निसंदेह बदनाम होता है। लेकिन अगर आपने रमन मलिक साहब की बातें सुनी होंगी, उनकी पीड़ा स्पष्ट थी कि हमारे बच्चे अपने ही घर में ही अगर तिरस्कृत हों, गुड़गांव में ही तिरस्कृत हों, तो इससे ज्यादा अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। देखिए, शासन ने 144 सीआरपीसी लगाई, पुलिस नियुक्त की, आपने पूरा उपक्रम व्यवस्थित किया, लेकिन अगर अपना सोना खोटा निकल जाए, अपना सिक्का खोटा निकल जाए, पुलिस वाले एक जगह मूक दर्शक बनकर के मूर्ति रूप बने बैठे रहें, कार्रवाई हस्तक्षेप न करें, दूसरी तरीके से 144 का विधिवत अनुपालन न कराएं, तो इसमें मैं समझता हूं दोष स्थानीय जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग, कॉलेज प्रबंधन और वो सबका है। अगर आप ये नकल कराने वालों को देखें, इनके 3 वर्गीकरण हो सकते हैं, दीवाने, परवाने और मतवाले। दीवाने वो हैं जो ठीक गेट पे खड़े हैं और पर्ची बना करके चिल्ला रहे हैं, मतवाले वो हैं जो बिल्कुल छत पे चढ़ करके बोल रहे हैं, और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जो बिल्कुल दबंगई हर हद पार करके, एक तरीके से उनको अपनी सुरक्षा का भी कोई ख्याल नहीं है कि वीडियो कवरेज सीसीटीवी फुटेज में आएंगे, उनका कैरियर तो चौपट होगा ही, और जिसको नकल करा रहे उसका भी कैरियर चौपट कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इनका दुस्साहस, ये समय आ गया है कि सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर, नकल कराने वालों और उनकी पूछताछ के आधार पर जिन लोगों ने इसको इंस्ट्रूमेंटल कराया है, सहयोग दिया है और इसको आगे बढ़ाने में हाथ लगाया है, उनके ऊपर प्रभावी, बच्चों के ऊपर कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले उनके ऊपर जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया है, और सबसे पहले उसमें जो पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पर थे, मैं उनकी जिम्मेदारी को मानता हूं, कॉलेज प्रबंधन को मानता हूं कि प्रॉपर इन्विजिलेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 4 सुपरवाइजर, 232 बच्चे पकड़े, तो ये इस बात का संकेत है कि आपने गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की। लेकिन आपने उम्मीद शायद ये की थी कि यहां पर कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं होगा, लेकिन ये तो विकराल रूप जो धारण किया है, इसको आपको अब 2-2 हाथ करने के लिए कल से इसकी व्यवस्था भी करनी होगी। जी, और यहाँ पर फिरोज बख्त अहमद, एक प्रश्न मेरा भी था रमन भाई से, आपके चैनल को भी बता दूं कि हाँ, मैं एक चीज बता दूं। नहीं रमन भाई, एक सवाल मैं कर लूं आपसे, हमारे फिर आप इकट्ठा बोलिएगा। जो ये रमन भाई, प्राथमिक, रमन मलिक, आप वो कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा, मेरे को ये एक सेंटेंस बोलने दीजिए। उनको हिदायत ये भी दे दी गई है, फिर आपके पास आ रही हूँ। कल जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से फ्लाइन की
कार्रवाई ज़्यादा तेज़ कराई जाए। जी जी जी, फिरोज भाई, फिरोज जी आप कुछ कहना चाह रहे फ्लाइंग थे? स्क्वाड। हाँ फिरोज नहीं, जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए जी, हाँ मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ रमन भाई से। मेरा सवाल ये है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए पिछले 2-3 साल से, मेरे ख्याल से बल्कि ज़्यादा ही वक्त हो गया, जहाँ तक आपके स्टेट का सवाल है, हरियाणा का, वहाँ देखिए आप जैसे काबिल अफसर हैं, कर्मठ अफसर हैं, मुझे पता नहीं आप IAS हैं क्या हैं, लेकिन आप मेहनती आदमी हैं, लेकिन बावजूद इसके जब मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ तब भी वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नकल हुई। इसके अलावा फिर पिछले साल जो ये पेपर लीक हुए वहाँ भी हरियाणा का तो नाम मैं आगे रहा। प्रवक्ता हूँ तो भाजपा का। हरियाणा का नाम मैं चाहता हूँ वहाँ से अच्छे स्पोर्ट्स में। सुनिए सुनिए, मेरा सवाल सुनने, थोड़ा सा आप सब्र रखिए, सवाल पूरा हो जाए। हरियाणा को मैं मानता हूँ एक बड़ा मैं सिर्फ आपको करेक्ट बढ़िया कर रहा हूँ कि स्टेट है मैं जहाँ तक प्रवक्ता हूँ, स्पोर्ट्स मैं की बात जी जी, है। रमन जी, बड़े मैं बढ़िया उन्हें बढ़िया बता देती हूँ, स्पोर्ट्समैन उन्हें आपने सवाल निकाले पूछने हैं, दीजिए। लेकिन जहाँ तक एकेडमिक्स की बात है, इम्तिहानों की बात है, मेरा सवाल ये है कि आप जैसे ऑफिसर्स के होते हुए ये लगातार चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये महाराष्ट्र में सुनने में नहीं आता, बंगाल में सुनने में नहीं आता, दिल्ली में सुनने में नहीं आता। आखिर आखिर इसका फोकस हरियाणा क्यों है जब बार बार नकल होती है, चाहे वो मेडिकल एग्जाम्स हो या वो CBSE के दूसरे एग्जाम्स हो? जी रमन जी, फिरोज जी आपको बता दें कि रमन मलिक जो है बीजेपी के प्रवक्ता है। उन्हें इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। रमन जी जवाब दें। ठीक है। नहीं, मैं सोच रहा था देखिए हरियाणा ऐसा के है सरकार कि के पहले शायद ये कर्मठ चीज़ कोई जो थी कार्यकर्ता हैं। फिरोज, एक एक सेकंड, सेकंड, रमन जी बात रमन कीजिए, जी रमन जी बोलिए। बात कीजिए। जी मैं ये सिर्फ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 2015 में, क्योंकि इस समय 2014 अक्टूबर वगैरह में हमारी सरकार आई थी, तो 2015 में सबसे पहले हमारे को इसका पहला आभास हुआ कि किस तरीके से ये पूरा काम चल रहा है। उस समय हमारे 21 ज़िले होते थे, 21 के 21 ज़िलों में इस प्रकार की गतिविधियाँ चली। 2016 में हमने कुछ एक कदम उठाए और उससे हमारे को इनका डीप जो इनका ऑपरेंडी है वो सामने आया। हमने उस पर भी कदम उठाए और 2016 के उपरांत 17-18 दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों बढ़ी। उसके अलावा जो केस रजिस्टर करने थे ऐसे लोगों के खिलाफ वो भी करें, बच्चों के खिलाफ भी, लोगों के खिलाफ भी, उसके अलावा जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, उसके खिलाफ भी। मैं आज भी आपको ये बता रहा हूँ कि इसको देखते हुए मेरी आज भी जो एजुकेशन बोर्ड के सेकेंडरी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जसवीर जी, उनसे वार्तालाप हुई है इस विषय में और उन्होंने खुद स्वयं भी और अपने सारे आला अधिकारियों को ये हिदायत दे दी हुई है कि फ्लाइंग के लिए वो सब के सब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन वो फ्लाइंग के लिए सब के सब रहेंगे और फ्लाइंग स्क्वाड की तरह वो अपने आप अध्यक्षता करते हुए जगह जगह जाएंगे। लेकिन आपको 2-3 चीज़ें और सामने करा दूं, ये मेनली जो आ रहा है वो उन इलाकों में आ रहा है जो दूर थोड़ा सा डिप्राइव्ड समझ लीजिए या जो थोड़े सेंट्रलाइज कम हैं। नूह हो गया, मेवात के कुछ हिस्से हो गए, पलवल हो गया, इस प्रकार की जगहों में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। बाकी जगहों पे काफ़ी कंट्रोल करा गया है। ठीक है रमन मलिक, एक सवाल का जवाब दीजिए। जादू की छड़ी से हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म में गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। ठीक है, मान लेते हैं जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है। आपने कहा कि आपने केसेस रजिस्टर करा है इन लोगों के खिलाफ 2015 में, 16 में। ये बताए कि केस रजिस्ट्री के बाद क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई इन पर? 2016 में जी 2016 में और 17 में, उसके बाद क्या कार्रवाई क्या हुई? देखिए कार्रवाई ये होती है कि उनको दे हैव टू गिव देयर एग्जामिनेशंस अगेन। जो बच्चे हैं उनके साथ साथ जो लोग हैं उनको डेटर करा जाता है। अब इसमें कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि आप उनको सूली पे टांग दें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम ऐसे लोगों की नोटिफिकेशन ज़रूर भेजते हैं। और हाँ ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जहाँ जहाँ ये हुआ है वहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी ये अवगत करा दिया गया है कि जो ऑफिसर पुलिस का खासकर और एजुकेशन बोर्ड का अपनी ड्यूटी में कमी करता हुआ दिखे, उसको सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसके बाद बाकियों के ऊपर एक्शन लिया जाए। और जल्द से जल्द ये बता दीजिए कि जहाँ ये हुआ है, जो अफसर के बारे में आपने कहा, उसके अलावा उन स्कूल्स में
इन्विजिलेटर्स की संख्या क्या आपने बढ़ाई है? वहाँ पर पुलिस की जो आप बंदोबस्त कर रहे, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है? उस तरह के कुछ कदम उठाए? ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है मैडम। डीसी और जो दूसरे लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, डीईओ, डीसी वगैरह, ये उनके कार्यक्षेत्र का काम है। लेकिन हाँ, मंत्रालय के थ्रू उनको आगाज़ करा दिया गया है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा सतर्कता बरतिए और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करिए। जी विक्रम सिंह, सीधे सीधे बात यह है इस पूरे मामले को लेकर, जो बच्चे अंदर परीक्षा दे रहे हैं, जो परीक्षार्थी है, उनकी एक बात है, वहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी एक बात है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार ये भी बात करें कि जो पेरेंट्स साथ में इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी के ऊपर आ रहा हूं। आप सुनिए, आप सवाल तो सुनिए, पहले सवाल तो सुनिए। बात दरअसल वही है, अगर जिसे नकल करना है उन्हें अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा बाजू में रखे, तो जो लोग एक तरह से बहुत बड़ा काम करने के लिए, मदद करने के लिए आने की कगार पर वहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे जिस तरह से दिख रहे हैं, भारी संख्या में दिख रहे हैं, क्या उन्हें सैनिटाइज नहीं किया जा सकता है विक्रम जी? पुलिस का यहाँ पे जो काम है 144 धारा लागू करना, क्या महज इससे काम बनता है? मंदार जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 144 लगाने का तात्पर्य ही यही था कि अवांछनीय तत्वों को आप किनारे कर दें और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। सबसे पहले जो लोग यहां अनावश्यक रूप से खड़े हैं, धारा 182 आईपीसी के मुलजिम हैं, उनको उसमें जेल भेजा जाना चाहिए। बच्चों के ऊपर कार्रवाई करने से मैं जरा परहेज करूंगा, क्योंकि बच्चे हमारे नियंत्रण में हैं। लेकिन जो अभिभावक नकल कराने का माफिया संगठित अपराधी हैं, इनके खिलाफ रमन मलिक साहब से मेरा परामर्श होगा अपराध पंजीकृत करके। इसमें देखिए 4 साल तक की सजा है। कॉपिंग वगैरह में इस तरीके के अपकृत करने में, 144 तोड़ने में, इस तरीके से हुजूम बना करके वहां खड़े होकर के नकल, संगठित तरीके से नकल कराने में। और अगर आप 2-3 टेस्ट केसेस, जो वर्स्ट 5 स्कूल्स हैं उनकी मान्यता समाप्त कर दें, जो वर्स्ट 5 इन्विजिलेटर्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस करके उनको जेल भिजवा दें, और जो वर्स्ट 5 या 10 केसेस ऐसे हैं जो संगठित गैंग से, जो कि पर्चा लीक कराना, मदद कराना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बच्चों के ऊपर कार्रवाई का मैं बहुत पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है बड़ों के हाथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर बड़ों के ऊपर कार्रवाई माकूल हो जाए, ऐतिहासिक कार्रवाई हो जाए, एक नजीर बन जाए, तो इस पे बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी शुरुआत की। लेकिन 144 लगा करके फॉलो थ्रू नहीं हुआ। पुलिस लग गई लेकिन पुलिस निष्क्रिय है। फ्लाइंग स्क्वाड है लेकिन वो सचल तो छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल समझ लीजिए बिना टायर और ट्यूब की अगर गाड़ी हम लगा देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर सचल दल फ्लाइंग स्क्वाड लगाए, उन्होंने क्या कार्रवाई की? अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? आपने सीसीटीवी लगाया, उसकी फुटेजेस के आधार पर आपको अकाट्य साक्ष्य मिल जाएगा। और अगर आपने 2-3 दिन में अच्छी कार्रवाई कर ली, दोबारा इसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। मंदार जी, प्रभावी कार्रवाई बस करने की जरूरत है। जी, हमारे साथ कुछ दर्शक भी अब जुड़ रहे हैं। पी कुमार फोन लाइन पर है ट्रिची से, और चंद्रशेखर भी फोन लाइन पर है हुबली से। पहले कुमार साहब आप बताएं। कविता जी, बहुत दुख होता है जब हरियाणा ने कल्पना चावला जैसे एस्ट्रोनॉट्स दिए, और जब मैं ये देखता हूँ तो एक्चुअली क्या होता है, आपको एक चीज बता दूं कि हरियाणा ज्यादा स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट होता है। मैथ्स में बहुत वीक होते हैं उन लोग, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए जो ये पहलवानी और आटे उसमें रेसलिंग में आते हैं ना, तो उन लोग जब भी पूछो तो क्यों छोड़ा लाते, बोला मैथ्स में मैं वीक था। तो मैं रमन मलिक साहब से पूछूंगा कि रमन मलिक साहब थोड़ा रियलिज्म में रहें और जरा क्वालिटेटिव वो जो है एजुकेशन वो है उसको सुधारें, है ना। नहीं तो पहले बिहार जाना जाता था कॉपिंग के लिए, और मथुरा जाना जाता था जहां सेब के ऊपर चाकू लगा के लोग नकल करते थे। और आपको मैं एक और गलत और एक चीज जो हो रही है वहां मैं बताना चाहता हूँ। अभी आईपीएल शुरू होगा और फरीदाबाद जैसा इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहां बच्चे अपनी मोटरसाइकिल बेच के मैच में बैटिंग लगाएंगे। तो रमन मलिक जी कहाँ रहते हैं भाई? वो किस दुनिया में रहते हैं? जरा देखिए अपना इंस्टीट्यूशनल एरिया हुआ है ना। तो जी कुमार साहब, जी कुमार साहब, सवाल आप पूछ सकते हैं, हमारे गेस्ट से सवाल पूछ सकते हैं, टिप्पणी ना करें कृपा करके। चंद्रशेखर फोन पर है हुबली से। चंद्रशेखर जी बताएं। मैं हेडमास्टर रह चुका हूं और 34 साल तक मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट किया हूं। सीसीटीवी कैमरा है और हम सीरीज देते हैं, ABCDEFGHIJ तक सीरीज क्वेश्चन पेपर सीरीज देते हैं। कुछ कॉपी करने का क्वेश्चन आता ही नहीं है, कहाँ से पर्ची देंगे? वहां से ABCDEFGHIJ तक
सीरीज देते हैं, कहाँ से पर्ची कॉपी करेंगे? और सीसीटीवी कैमरा, पुलिसमैन सस्पेंड होता है इधर, बिल्कुल सस्पेंड होता है, एक्शन लेते हैं। और जी चंद्रशेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सवाल पूछने ही वाली थी रमन मलिक से, आप ही ने यहाँ पर पूछ लिया। लेकिन यहाँ पर फिरोज बख्त अहमद आपको लेकर आती हूँ, ये बताए कि यहाँ पर हम बात करें नकल होने की, हम बात करें कि पर्ची जो है यहाँ पर बना बना के पास किया जा रहा है, पर्ची फेंका जा रहा है, पर पर्ची फेंकने वालों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो ये जाने कि सवाल क्या है क्वेश्चन पेपर में। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पेपर लीक भी हुआ होगा। नहीं, आपने बड़ा ही बहुत सेंसिटिव आपने सवाल पूछा है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जो मुझे सारी समस्या नज़र आ रही है पूरे सिस्टम में नज़र मुझे दिखती है, क्योंकि देखिए पर्ची फेंकने का मतलब बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर बाहर गया है। किस तरह से गया है, अब ये तो जो इसके संरक्षक हैं इम्तिहान के ऑर्गेनाइजर वो जाने, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी वो सिंह साहब कह रहे थे भाई सज़ा देनी चाहिए, 4 साल की सज़ा है, वो सब ठीक है। ये तो इस तरह के सॉल्यूशन है जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये होगा कि इसकी काउंसलिंग कराई जाए, और न सिर्फ पूरा सिस्टम, चाहे उसमें टीचर्स हों, चाहे उसमें प्रिंसिपल्स हों, चाहे उसमें वाइस प्रिंसिपल्स हों या बच्चे हों, कोई भी हों, काउंसलर्स जाएं और वो पहली जमात से नर्सरी से लेकर बच्चों को बताएं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं गलत हैं। और साथ ही साथ ये काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए, किस तरह से वो स्कूल बुलाए पेरेंट्स को कि भाई ये चीज़, अब ये जो हो रहा है दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये जो आपके शॉट्स जाएंगे, बाहर जाएंगे, हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, हमारे मुल्क की क्या इमेज होगी? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी है और वो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है। ये तो अपना बहुत ही उज्जवल अतीत रहा है फिरोज जी, से आप बता रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस तरह से चंद्रशेखर जी हमसे अभी उन्होंने जो सवाल किया था कि कई सीरीज के वहां पे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और अगर पता चले कि कोई एक सीरीज का क्वेश्चन पेपर अगर लीक हो गया है तो दूसरी सीरीज रेडी है उनके पास। ऐसे वक्त बिना माफिया के, बिना किसी अंदरूनी आदमी के वहां पे शामिल होने के अलावा ये हो नहीं सकता है। तो क्या रमन मलिक, आपको ये नहीं लगता है अब तक जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ महज दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है? अब तक इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि पर्चा अगर लीक होता है तो बहुत ही, जैसे कि विक्रम जी ने बताया, कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे कार्रवाई होने की आवश्यकता है? रमन मलिक से सवाल फिर एक बार करेंगे, लेकिन समय की कमी है। विक्रम जी, आपको लगता है कि इसे बहुत जल्दी से हल किया जा सकता है, इसे चेक किया जा सकता है, इस तरह के जो वाकये सामने आते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है कि अगर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग कमर कस ले तो नकल बिल्कुल बंद हो सकती है। ये सारा प्रकरण जो है लाभ से सीधा जुड़ा हुआ है और रिश्वत से जुड़ा हुआ है। एक दफा शासन प्रशासन कमर कस ले। फिरोज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा बीमारी के साथ साथ एक तो आप सॉफ्ट और दूसरा हार्ड, और आप समझे टेक्नोलॉजी। फिरोज साहब, आप बहुत शरीफ हैं और आपको अंदाज नहीं है कि व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। वॉशरूम में मोबाइल फोन रखे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को उसको फोटो खींच करके दोबारा जब वॉशरूम जाते हैं तो उसकी नकल प्राप्त हो जाती है। दुनिया कहां से कहां चली गई है। हम लोग बहुत पुराने हो चुके हैं, म्यूजियम में रखने काबिल हो गए अब हम लोग, लेकिन जो नकल के तौर तरीके हैं वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट हो गए। इसलिए हमको भी वो तौर तरीके देखने होंगे जो हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वक्त की कमी है। रमन मलिक को एक आखिरी मौका, एक आखिरी सवाल उनसे पूछ लेती हूँ। रमन जी, ये जो बात हो रही है कि मल्टीपल सीरीज बन सकते हैं, पेपर के मल्टीपल पेपर सेट्स बनते हैं, हर राज्य में ये बनता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब तक जो कार्रवाई हुई है, जैसे मंदार पूछ रहे थे कि ये अब तक जो कार्रवाई हुई है सिर्फ ऊपरी तौर पर हुई है, सिर्फ दिखावा हुआ है, यहाँ पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण शायद इसीलिए धड़ल्ले से इस तरह कॉपिंग हो रही है? नहीं, मैं ये मानता हूँ, ज़रूर मानूंगा कि ये कहीं ना कहीं जिसे बोलना चाहिए स्लेज हैमर जो पड़ना चाहिए था ऐसी गतिविधि करवाने वालों के ऊपर, चाहे वो शासन प्रशासन में हो या वो बाहर के माफिया हों या वो अभिभावक हों, वो शायद एक लीनियंसी रही
जो मेरे को लगता है कि अब जिस प्रकार से सरकार ने मोड चेंज कर रही है वो वैसी लीनियंसी अब नहीं रहेगी। उसकी वजह भी ये है कि आप ये देखें कि जब पहले ये मल्टीपल सीरीज़ के भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कोई आज आने शुरू नहीं हुए या 2014 में के बाद नहीं शुरू हुए, 2014 से पहले भी आ रहे थे। मैं आपको पहले भी एक चीज़ बोली थी, जब आपने कहा कि स्लेज हैमर की जरूरत है, वो स्लेज हैमर का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? रमन मलिक जल्दी से जवाब दीजिए, 1 मिनट बाकी है। मैं दे रहा हूँ आपको जवाब। आप प्रॉब्लम ये होती है कि संगीन से संगीन विषय का आपको जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए होता है, एक लाइन में इनके जवाब नहीं होते। अगर एक लाइन में जवाब होते तो ये प्रॉब्लम भी ना होती। लेकिन आपको ये जो बता रहा हूँ मैं वो यही है और जिसको आपको समझना चाहिए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जो ये थोड़ा सा आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं ना, पहले से तो ये समस्याएं नहीं आती हैं रमन भाई। देने शुरू करे जी, माफ कीजिए, वक्त की कमी है रमन जी। अभिभावक बाहर खड़े होकर कराते हैं, आप क्या उन्हें गोली मार दीजिएगा? हमें चर्चा यही रोकना पड़ेगा, उन्हें गोली हमें चर्चा यही पर रोकना पड़ेगा। किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैसे आपने खुद यहाँ पर माना, शायद कार्रवाई में यहाँ थोड़ा बहुत ढीलापन हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, हम तो कहेंगे कि बहुत ढीलापन हो गया है। यहाँ पर स्लेज हैमर टेक्निक की ज़रूरत है, जिस तरह विक्रम जी बता रहे थे। शायद यहाँ पर अब पेरेंट्स को, जो अभिभावक है, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डालने की ज़रूरत पड़ गई है। आपके पुलिस फोर्स को और सख्त होने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई है। उसके बाद ही जो है आप स्टूडेंट काउंसलिंग, पेरेंट काउंसलिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पर जाते जाते हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो आपने बात कही वही बात एक और बात दोहराना चाहेंगे। आपने कहा कि हरियाणा के अंदर ही जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, हरियाणा बोर्ड से पढ़कर आ रहे बच्चों को नौकरी नहीं देते। सवाल रमन मलिक आपको खुद अपने सरकार और अपने प्रशासन से पूछना चाहिए, अगर इस तरह कॉपिंग चल रही हो तो कौन सा कंपनी आपके बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों को नौकरी देगा? और अब ये भी सोचिए, उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने मेहनत से पढ़ाई की है। मंदार जी बिल्कुल, और इससे शक बढ़ता है। और बाकी राज्यों में जहाँ पे जॉब्स के लिए ये युवा जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होती है। और सबसे अहम मुद्दा यही है कि जैसे कि विक्रम सिंह ने जो बताई है बात, कि एक नज़ीर के तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता हरियाणा में है। और ये अगर कार्रवाई ना करे तो स्टूडेंट्स के और युवाओं के भविष्य पर फिर एक बार सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसे गंभीरता से लेना चाहिए हरियाणा सरकार ने। हम यहीं पे इस चर्चा को रोकते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद बाकी खबरों के लिए मुड़ेंगे। बने रहिए मेरा नाम के साथ।